विल सम करंट बी इंड्यूस इन द कॉइल भाई, हाँ बिल्कुल, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब इस पर पड़ेगी और वो चेंज होगी तो इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा? करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसी को आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिना टच किए करंट को पैदा कर देना। एक तो होता कंडक्शन करंट, ठीक है, आपने एक वायर उठाया जो करंट वाला वायर था, दूसरे वायर में टच करा दिया, उस वायर में भी आपका करंट दौड़ पाया, उस कॉइल में भी करंट दौड़ पाया, उसको आप बोलते हो कौन सा करंट? कंडक्शन करंट। एक होता है इंड्यूस करंट, बिना टच किए उन्होंने इंड्यूस करा दिया। कैसे? एक कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रही है, इसका करंट चेंज करो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब इस पे पड़ रही होंगी तो वो भी चेंज होगी, और उस चेंज से करंट बनेगा। कैसे करंट बनता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से करंट बनता है। जनरेटर भी तो ऐसे चलता है। जनरेटर क्या करते हो आप? हत्ती घुमाते हो, वो घूमता है और लाइट देने लगता है। तो क्या करते हो उसमें आप, जो मैग्नेट होती है, डायनामो होता है ना उसका, तो उसमें मैग्नेट होती है ऐसे करके गोल गोल, ठीक है। तो मैग्नेट में से क्या निकल रही होती है? मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें आर्मेचर होता है, आप उसको पकड़ के घुमा देते हो। घुमाने का मतलब क्या करते हो? आप उसमें फील्ड चेंज कर रहे हो। जब फील्ड चेंज कर रहे हो तो करंट बना देता है। अरे बात समझ में? तो इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो जो तेल डालते हैं ना जनरेटर में, ऑयल जो डालते हैं, वो सिर्फ उसको घुमाने के लिए डालते हैं, ताकि वो कंटिन्यूअसली घूमता रहे। उन्हें एनर्जी चाहिए ना घुमाने के लिए, वरना आप घुमाते रहो खड़े होकर इतनी तेज। तो लिखा हुआ है भाई, देखो ये भी मैंने लिखे हूं, एज द करंट फ्लो इन कॉइल ए, मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड इट। सही बात है भाई, जैसे करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगेंगी कॉइल ए में। एज द कॉइल बी सिचुएटेड नियर ए, जब से आप कॉइल बी को ए के पास लेके आओगे तो कॉइल बी भी एक्सपीरियंस करने लगेगी ए की मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। एज द करंट इन द कॉइल ए चेंज, जैसे जैसे आप करंट कॉइल में चेंज करते रहोगे ए में, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट आल्सो चेंज। तो जो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है कॉइल ए में से, वो भी क्या होती रहेंगी? आपकी चेंज होती रहेंगी। हेंस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कॉइल बी आल्सो चेंज। तो पॉइंट बी में जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो भी चेंज हो जाएगी। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल, ए करंट इंड्यूस हो जाएगा। किसमें? कॉइल बी में। इसी को बोलते हो आप इंड्यूस्ड करंट, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना को क्या बोलते हो आप? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब बिना टच किए काम हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, देखो। यू हैव द फॉलोइंग मटेरियल, बेटा एन एमीटर है जो कि 0 से 1 रीडिंग है उसकी, वोल्ट मीटर है 0 से 3 वोल्ट है, रेजिस्टर है 20 ओम का, एक की है, रियोस्टेट है, बैटरी है 3 वोल्ट की, 7 कनेक्टिंग वायर्स हैं। यूजिंग दिस मटेरियल ड्रॉ ए लेवल डायग्राम यूजिंग टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट। ओके भाई, तो भाई कितने रेजिस्टर हैं? पहले रेजिस्टर देख लो कितने हैं। मैंने देख रहे 7 कनेक्टिंग वायर है, एक रेजिस्टर है 20 ओम का, और रियोस्टेट भी है, ठीक है। तो क्या बना लोगे आप इसे? लो भाई, लो भाई ऐसे, ठीक है। सेल भी है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट का सेल है, लो जी लो, ये सारी चीजें बन गई। तो एमीटर, अच्छा ये एमीटर है बेटा, वोल्ट नहीं है, एमीटर है। एमीटर आ चुका है, वोल्ट मीटर आ चुका है, रेजिस्टर आ चुका है आपका 20 ओम का, ठीक है। की रह गई है अभी, की और बना लो, लो जी लो, ये की आ गई आपकी। एक मिनट, ऐसे बना लो की, लो ये की आ गई आपकी। और क्या चाहिए? 7 कनेक्टिंग वायर गिन लो भाई, 7 होंगे। यूजिंग द लेवल डायग्राम, लेवल बना दो, एमीटर है ये, वोल्ट मीटर है ये रियोस्टेट है, ठीक है ना। रियोस्टेट को आप क्या बोलते हो बेटा? बोलो, एक वर्ड बोल देते हैं, एक वर्ड में खत्म कर देते हैं इसे, वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है ना, वेरिएबल रेजिस्टर पढ़ लेना इसे। तो इस तरीके से डायग्राम पूछ लिया भाई, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है। आप इससे, जैसे आपने एक सर्किट बनाया, आपने एक सर्किट बनाया, तो इसमें जो भी आपने रेजिस्टेंस है वो फिक्स कर दिया। मान लो ये 2 ओम था, ये 4 ओम था, तो इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है फिक्स हो गया, बन गया। ये कितना हो गया? 6 ओम। रियोस्टेट में क्या है, मैं रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता हूं, ठीक है। मान लो अभी मैं इसको 2 ओम वाला यूज कर रहा हूं, लेकिन इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी मान लो 6 ओम की है। कितने ओम की है? 6 ओम की है। तो मैं 1 से लेकर, बल्कि 0 से लेकर 6 ओम तक इसको वेरिएबल कर सकता हूं सर्किट के अंदर, तो मैं उससे करंट भी चेंज कर सकता हूं। अरे बात समझ में? ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट। नेम एंड डिफाइन एज अ यूनिट ऑफ करंट। सही बात है भाई। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हो आप? बताना जरा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हो? करंट। वेरी गुड। रेनबो क्या होता है, कैसा बनता है, पता ही है ना रेनबो कैसा होता है?
बताओ तो, स्टेप बता दो, बस बात खत्म करो। सबसे पहले क्या होता है? अरे जबरदस्ती पहले ही करा दो, है ना। सबसे पहले आपका जो एयर ड्रॉप होती है उस पर रेज आके पड़ती है, किसकी? सन की। वो सबसे पहले उसको क्या कराएगा? रिफ्रैक्ट कराएगा और डिस्पर्स कराएगा। रिफ्रैक्ट होगा और डिस्पर्स होगा, उसके बाद वो दूसरी सरफेस पर जाके जब टच होगा तो वापस रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले क्या है आपका? पहले स्टेप में क्या है आपका? रिफ्रैक्ट प्लस डिस्पर्जन, ये साथ साथ हो रहा है। डिस्पर्जन। अभी मुझे एक वर्ड और याद आया, डी से है, बता देना सर आप, कुछ याद आया था अभी बताऊंगा। फिर कौन सा स्टेप आएगा इसके बाद? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद फिर कौन आएगा आपका? बोलो। रिफ्रैक्शन। ठीक है, आप इसको ऐसे मान लो, ये वाटर ड्रॉप है एक, हाँ अच्छी नहीं लग रही, पता है। ये आपकी सन रे आई है, यहां से रिफ्रैक्ट करके 7 डिफरेंट कलर में टूटेगी, और उसके बाद ये 7 डिफरेंट कलर वापस इससे रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आएंगे इस तरीके से, और दोबारा से क्या होगी? ये रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है ना, ऐसे सब कुछ। तो सन के अपोजिट साइड में आपका क्या बनता है? रेनबो बनता है। ठीक है, तो डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, आपके पास बुक में है बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम, वो देख लेना। हाँ, डी से बताना था मुझे, डिफ्रैक्शन क्या होता है भाई? ये आपकी एनसीईआरटी में एक जगह वर्ड है ये, डिफ्रैक्शन। पढ़ा है किसी ने अभी तक? नहीं, डिफ्रैक्शन। पढ़ा है नहीं पढ़ा? हाँ, नाम सुना है? एनसीईआरटी में देखा किसी ने कहीं ये वर्ड? एनसीईआरटी में एक जगह गिवन है बस, प्रिज्म में नहीं है। डिफ्रैक्शन आपका जब एनसीईआरटी का लाइट का पहला पेज पढ़ोगे ना, उसी में एग्जाम्पल में दे रखा है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन अगर आपसे पूछ रहे तो क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अगर आपसे पूछ ले, वो लाइट की बेंडिंग होती है कॉर्नर से, लाइट की बेंडिंग होती है किससे? कॉर्नर से, इसी को आप डिफ्रैक्शन बोलते हो। अरे बात समझ में? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर लिख देता हूं भाई इसको, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर, कॉर्नर से। ठीक है, मान लो, देखो ऐसे समझो, देखो इस तरीके से समझो। मान लो आपने, ये आपके पास स्क्रीन है, पीछे वॉल है, देखते रहो, ये वॉल है आपकी कोई। ठीक, यहां से आपने एक लाइट, ये कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा सीधा ऑब्जेक्ट है, आपने इस पे लाइट डाली, तो इसकी जो परछाई बननी चाहिए, शैडो बननी चाहिए, वो कहां बननी चाहिए? एग्जैक्ट इसके सामने ना। बोलो भाई, इसी रीजन में तो आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है? होता ऐसा है कि शैडो थोड़ी सी ऊपर भी आती है, थोड़ी सी शैडो नीचे भी आती है, तो लाइट जो है ना वो ऐसे कॉर्नर से बेंड होकर चलती है, लाइक दिस। इसी बेंडिंग को, ये जो बेंड हो रही है ना कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इसी बेंडिंग को आप क्या बोलते हो? डिफ्रैक्शन। बस एक ही जगह है, आपसे हो सकता है बोलिए डिफ्रैक्शन क्या है, तो आप एक ही बात लिख के आ जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। खत्म कहानी। ठीक है, मैंने आपको समझा भी दिया है। जो हमारी शैडो बनती है एग्जैक्ट, भाई बननी कैसी चाहिए थी? मैं इसके आगे अगर लाइट रोक दूं तो मेरे पास हाथ की तो शैडो बननी चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन क्या होती है? थोड़ी बड़ी शैडो बनती है। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ से कि जो कॉर्नर होंगे, ये वाला कॉर्नर, नीचे वाला कॉर्नर, लाइट थोड़ी सी क्या होगी? बेंड होगी। हाँ देख, बड़ा दिख रहा है इसका हाथ, दिख रहा नहीं दिख रहा? वेरी गुड यार, बहुत सही करा इसने। यही डिफ्रैक्शन, इसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। साउंड का भी डिफ्रैक्शन होता है, आप सुनते हो? मुझे बताओ, जैसे साउंड है, कार है, कार में अगर आप म्यूजिक चला रहे हो तो एक तरीके का साउंड आपको बहुत ज्यादा सुनाई देता है, कौन सा? बेस। वेरी गुड, ठीक है ना, बेस। तो वो डिफ्रैक्ट करके आपके रूम में आ जाती है। क्यों डिफ्रैक्ट करती है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कौन सी लाइट ज्यादा डिफ्रैक्शन करेगी? विबग्योर में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बोलो भाई, कौन सी लाइट ज्यादा डिफ्रैक्ट करेगी? जिसकी वेवलेंथ, बोलो भाई क्या होगी? सोचेंगे, मुझे बताएंगे, ठीक है, बताएंगे। गिव इट अ थॉट, सोचो। सर ये जो ड्रॉप बताया हमने, सर टोटल इंटेंसिव रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? तो सर ये डायरेक्ट नहीं निकल सकती, आपने बताया था अगर रेयर से टू टेंसर जाएगा तो फिर बाद में निकल जाते, रिफ्लेक्शन हो जाता है। मतलब समझा नहीं सर
ड्रॉप के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है सर? देखो बाहर क्यों नहीं निकल रही सर ऐसे भी? देखो अभी तुम्हारे सिलेबस में TIR है नहीं, ठीक है, अभी इतना ही समझो। कभी एग्जाम के बाद आना या इस क्लास के बाद ही पूछ लेना, 2 मिनट लगेंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा क्या है, ठीक है। तो आप उस चक्कर में मत पड़ो जो आपके सिलेबस में है नहीं। इस टाइम आपको वो चीजें पढ़नी चाहिए जो रेलेवेंट है, ठीक है। अभी डिस्कशन करने का इतना ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक। तो आप TIR को भूल जाओ, बस ये समझो भाई ये, इसके अलावा कहीं और जिक्र है TIR का, ये भी एक्चुअल में थोड़ा बहुत ऐसे ही है। एक्चुअल में TIR है नहीं, इसको आप रिफ्लेक्शन ही बोलते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो NCERT बोले अभी उसी को आप खत्म करो। ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस, यूज लेंस डिटरमाइन द। मेरे ख्याल से यार इस क्वेश्चन को कराने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कुछ दे रहा हूं मैं, बिल्कुल पिछले वाला जैसा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा। हाँ PDF मिल जाएगी। With the help of a suitable diagram, prove that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया? कितने बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो जल्दी से। सर्किट डायग्राम से प्रूव कर दो। क्या हो गया इसमें? क्या हो गया बेटा? आपसे और कुछ नहीं कहा गया है, आपसे कहा गया है एक पैरेलल सर्किट का डायग्राम बनाओ चुपचाप, प्यारा सा बनाना, ये अच्छा नहीं है। और उसमें ऐसे करके इस तरीके से चीजें लगाओ। ये आपका वोल्टेज दिखाई देगा, इसको आप R1 बोल दो, इसको आप R2 बोल दो, इसको आप R3 बोल दो, ठीक है। यहाँ से कुछ करंट निकलेगा, ठीक है, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, इस तरीके से। तो मान लेता हूं मैं ये करंट आपका I1 जा रहा है, ये करंट आपका I2 जा रहा है, ये करंट आपका I3 जा रहा है। तो यहाँ से कितना करंट आ रहा होगा बेटा? I। तो आप ये बात बोल सकते हो कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 है, बोल दो। हाँ, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं? जो इन तीनों के बराबर काम करे, सेम वोल्टेज के साथ, इसको आप R इक्विवेलेंट बोलोगे। इसमें करंट I भी फ्लो होगा, सेम वोल्टेज सेम करंट बहेगा, ठीक है ना, इसी को आप इक्विवेलेंट बोलोगे। इन तीनों के इक्विवेलेंट यानी इन तीनों को बराबर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका करंट कितना आएगा भाई? I इज इक्वल टू V अपॉन बेटा R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। तो देखो इसको, I को क्या लिख सकता हूं मैं? V अपॉन R इक्विवेलेंट। V अपॉन इसके सबका वोल्टेज सेम होगा क्योंकि काय में है, ये पैरेलल में है। V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। आता है आपसे ये? कहोगे अच्छा ये था, हाँ यही था, R1 प्लस R2 प्लस R3। कभी कभी आप कुछ क्वेश्चनों को भाई लैंग्वेज की वजह से भी छोड़ते हो। ये तो आता था, ईमानदारी से बताओ, अगर वहां आता तो कितनी देर सोचते बैठ के क्या पूछ लिया हमसे। इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कि ताकि आपकी लैंग्वेज क्लियर हो जाए क्वेश्चन से, ठीक है। पढ़ तो आपने पूरे साल बहुत लिया। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, 2 रेजिस्टर है 12 ओम ईच, आर ज्वाइन इन पैरेलल, पैरेलल में ज्वाइन है, तो 12 का आर इक्विवेलेंट जल्दी बता दो कितना आएगा? 6 आएगा। कितना वोल्ट के साथ बैटरी के साथ जोड़ दिया? 6। तो 6 अपॉन 6 कितना ओम का करंट आएगा? सॉरी एम्पियर का। आंसर आ गया। देखो सॉल्व भी नहीं करना, थिंक विदाउट इंक। चलो भाई आगे चलते हैं। ये क्या कहता है भाई? इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है, 20 ओम का है, लैंप आपका 20 ओम का है। कंडक्टर रेजिस्टेंस कितना है भाई आपका? 4 ओम का। कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी शोन इन द फिगर। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस बता सकते हो? 20 और 4 कितना हो गया? NCERT का है, वेरी गुड। इसका मतलब NCERT करी है ना आपने। द करंट इन द सर्किट कितना है? बोलो भाई। V बाई R इक्विवेलेंट। V कितना है? 6 अपॉन 24, 1 अपॉन 4। और बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्या आप लोग बता पाओगे? बोलो भाई। हाँ सर बता पाएंगे। V इक्वल टू कितना होता है? IR होता है। I कितना है? 1 अपॉन 4 है। R कितना है? 20 है। मेरे ख्याल से 5 आ गया। ये 5 है तो ये कितना होगा? 1 वोल्ट होगा, नहीं होगा? कंडक्टर में बता दो क्या? पावर ऑफ द लैम्प, लैम्प की पावर कैसे बताओगे? लैम्प की पावर जल्दी बताओ। VI कुछ ना समझ में आए? VI V कितना है आपका? 5। I कितना है आपका? 1 अपॉन 4, 5/4 वाट। किसी और फॉर्मूले से निकालना है क्या? हाँ सर I स्क्वायर R से भी देख लेते हैं। I स्क्वायर कितना? I कितना? 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, ये 1/4 इंटू 1/4 इंटू R कितना है आपका? 20।
4 पंजे 20, अब भी आंसर 5/4 आएगा। एक फॉर्मूला और है, उससे खुद ट्राई कर लेना। लो जी लो, क्वेश्चन हो गया आपका ये। किसी को कोई डाउट है भाई इसमें? क्लियर है ना? आसान से क्वेश्चन चल रहा है, आएंगे भी आसानी बेटा, कोई लोड ही मत लो। सोलेनोइड क्या होता है, किस जैसा होता है, किस जैसा दिखने लगता है? कुछ नहीं, एक वायर लोगे आप कॉपर की और उसे चुपचाप ऐसे करके लपेट दोगे, क्या बन जाएगा आपका? सोलेनोइड बन जाएगा। ठीक है, क्या इसका पैटर्न किस जैसा है? इसका पैटर्न किस जैसा है? बार मैग्नेट जैसा है। आपको फीचर्स लिखने हैं जो डिफरेंशिएट कर दें बार मैग्नेट की इलेक्ट्रिक फील्ड और सोलेनोइड की इलेक्ट्रिक फील्ड में। लिख पाओगे? बोलो। सेम होती है। आपको 2 डिफरेंशिएट फीचर लिखने हैं। प्लीज ये आप मुझे आज लिखकर मुझे मैसेज कर देंगे, ठीक है ना? होमवर्क क्वेश्चन है ये। कुछ बातें मैं बता देता हूं इसकी। इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है ना? पैरेलल रहेगी और यूनिफॉर्म रहेगी। आउटसाइड द सोलेनोइड कैसी रहती है? फील्ड 0 रहती है। तो एक तो ये डिफरेंशिएट हो गया। बार मैग्नेट में बाहर फील्ड 0 नहीं होती है, ठीक है? एक और बता दूं, कुछ सोच लो कुछ। हाँ, सारे अभी बता दो, ठीक है? कुछ सोचेंगे। द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस इन द नॉर्मल आई, नॉर्मल आई है, व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, क्या होगा? बताओगे आंसर इसका? एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए बेटा, पढ़ के पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, आई नहीं रहा। देखा? फिर तो पढ़ेगा, झटके लग रहे हैं इसके दिमाग में। पढ़ रहा है फिर झटका लग रहा है, फिर पढ़ रहा है फिर झटका लग रहा है। आगे आंसर तुम्हारा सी। हाँ, आप बताओ। सी है, क्यों? रिमेन अनचेंज, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा चलो, अब मैं बता रहा हूं, अब मैं अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी आप इस पेंसिल को देख पा रहे हो, अभी आप इस पेंसिल को देख पा रहे हो, ठीक बात है? मेरी आई इसकी इमेज कहां बना रही होगी? जाके रेटिना पे। मैंने इसको आगे बढ़ा दिया तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट आगे आ गया, मेरे रेस्पेक्ट में पीछे। अब आपकी आई इसकी इमेज कहां बना रही होगी? ये था क्वेश्चन। देखो, द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस, आई लेंस की बात कर रहा है, इन द नॉर्मल आई, नॉर्मल आई है आपकी। व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द आई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं आई से, तो अब भी तो इमेज वही बनेगी भाई, ठीक है ना? इसी को तो बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बेटा, ठीक है? हमारी आई लेंस जो है वो सिलेरी मसल के साथ मिलकर उसको एडजस्ट करती है, ठीक है? बनाएगी वहीं पे इमेज, जबकि नॉर्मल लेंस में ये पावर नहीं होती है। हमारे आई के लेंस में अकोमोडेशन की पावर, इसी को तो बोलते हैं। बताना जरा, मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर बेटा, चलो जल्दी फटाफट बताओ। मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर बताओ। मिली और माइक्रो। मिली क्या होता है? मिली एम्पेयर बोले तो 10 की पावर माइनस के क्या? 3, वेरी गुड। और माइक्रो एम्पेयर 10 की पावर क्या? माइनस के 6। कौन सा आंसर बन रहा है? ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर जिसकी लेंथ आर है, एल है, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, रेजिस्टेंस आर है, ठीक है? यानी आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है? इसको R1 बोल दिया मैंने, रेजिस्टेंस आर ही है, हम अपने पास R1 क्यों बोले जब को आर बोला है? अनदर कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है? लेंथ, न्यू लेंथ, ठीक है ना? एल फाइनल, इसको एल फाइनल लिख देते हैं। एल फाइनल कितनी है? 2.5 एल। रेजिस्टेंस कितना है? आधा। दूसरे वाले का आर फाइनल जो है वो R/2 है भाई, 0.5 आर तो R/2 हो जाएगा ना। ऑफ द सेम मटेरियल, क्रॉस सेक्शन एरिया बताना है, बता दोगे क्या? बोलो। आप लिखोगे आर फाइनल इज इक्वल टू रो तो सेम रहेगा, एल फाइनल अपॉन ए फाइनल। आर फाइनल आपका कितना है? चलो आर फाइनल निकालना है तो ए फाइनल ऊपर ले लो आप, रो इंटू एल फाइनल अपॉन आर फाइनल। रो तो रो रहेगा, एल फाइनल की जगह मैं लिख देता हूँ 2.5 एल, और आर फाइनल की जगह मैं लिख देता हूँ R/2, R/2। आंसर आ चुका भाई। इसको लेके जाएंगे, 2.5 दूनी कितने होते हैं बेटा? 5, रो एल अपॉन आर, और रो एल अपॉन आर को क्या लिखते हो आप? ए, 5A। कोई लोड किसी को? बोलो भाई। ड्रॉ ray diagram each of the following cases show that what happen after reflection
to the incident ray. It is the parallel to the principal axis falling on the convex mirror. बोलो फोकल लेंथ पर आएगी टकरा कर, ठीक है। इसका डायग्राम बना दोगे ना आप। इट इज फॉलिंग ऑन ए कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर पर फॉल कर रही है while passing through the principal focus. फोकस से जा रही है, पैरेलल वापस आएगी, डायग्राम बना देना। इट इज कमिंग ऑब्लिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्लिक आ रही है, एंड फॉलिंग ऑन द पोल ऑफ द, तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से चली जाएगी। तो 3 सिचुएशन आपको सबको आनी चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ए कॉइल इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व, अच्छा गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? करंट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है, ठीक है, डिटेक्ट करता है, या स्मॉल करंट भी मेजर कर लेता है, दोनों ही बातें होती हैं इसकी। ए कॉइल इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट विद इट्स साउथ पोल टुवर्ड्स वन फेस ऑफ द कॉइल। बोलो भाई, एक कॉइल है, ये बार मैग्नेट है, तो विद इट्स साउथ पोल वन फेस ऑफ द कॉइल, इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल, ठीक। आप बताएंगे अगर मैं इसे तेजी से इसके पास लेकर आऊंगा तो क्या होगा? अगर मैंने इसे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है, बोलो भाई, मैंने इसे अगर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है इस कॉइल से, तो अगर मैं बहुत तेजी में लेकर आऊंगा इसे, क्विकली लेकर आऊंगा तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। तेजी से पीछे लेकर जाऊंगा तो भी गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा? डिफ्लेक्शन। क्यों? अभी पढ़ाया बेटे, हाँ सही बात है, आवाज आ रही है पीछे से। इंड्यूस्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें जा रही होंगी, जब आप इसको पास लेकर आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर चेंज हो जाएंगी, पहले कम आने थी अब ज्यादा आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है करंट आता है, करंट आएगा तो ये डिटेक्ट करके बता देगा। पीछे लेके जाओगे तो जिस डायरेक्शन में अभी था ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो ये सारी बातें लिख देना। मूव क्विकली टुवर्ड्स, डिफ्लेक्शन आएगा, क्विकली अवे, डिफ्लेक्शन आएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे लिख देना, ठीक है। हेड स्टेशनरी नियर इट, अगर इसके पास ही रखे रहे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि चेंज से करंट बन रहा है, चेंज ही नहीं कर रहा है, उसके पास रखी हुई है। नेम द फिनोमिना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। स्टेट द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन 1 2 3, हाँ बता देना जो मैंने बोला अभी आपसे कि जब पास होगा तो डिफ्लेक्शन आएगा, जब इसको दूर लेके जाओगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, बस इतनी सी बात है। ए स्टूडेंट यूज स्पेक्टिकल ऑफ फोकल लेंथ 2.5 डायमीटर, स्टूडेंट है हमारा, इतनी फोकल लेंथ यूज कर रहा है, कौन सा डिफेक्ट है इसे? कौन सा मिरर वो लेंस यूज करा है इसने? कॉनकेव। अगर कॉनकेव करा है तो उस डिफेक्ट का नाम बताओगे आप? वेरी गुड। क्यों होता है? आज सुबह भी चर्चा हुई थी इस पे। शॉर्ट साइटेडनेस है। बात सही है, ठीक है, दोनों ही तो हैं, बात तो वही है। अच्छा, तो कॉनकेव है, मायोपिया है आपको नहीं है, चलो ठीक है। डिफेक्ट आ गया आपका, विच लेंस यूज्ड? कॉनकेव। डिफेक्ट बता दिया है, लिस्ट 2 मेन कॉज, तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, आई लेंस, और दूसरा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है ना। कंप्यूट द पावर ऑफ द लेंस, किसी को लोड है कैसे कंप्यूट करने में? 1/f, ठीक है ना। सॉल्व आप खुद करेंगे सॉल्व, तो इसमें तो कोई लोड ही नहीं है। कैलकुलेशन आप भाई बहुत ध्यान से करना। रेड कलर इज सेलेक्टेड फॉर डेंजर सिग्नल, ये मैंने भी बताया अभी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो आसानी से डिफ्रैक्ट नहीं होता, ठीक है ना, सॉरी स्कैटर्ड नहीं होता आसानी से। स्काई अपीयर डार्क इन स्पेस, क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पर, सही है। टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट, क्या रीजन है इसका? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इनको बारे में आप अच्छे से भाई लिख देना, होमवर्क क्वेश्चन है आपका, डिटेल मैंने आपको बता दिया। 2 लैंप 100 वॉट 220 वोल्ट, 10 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट। तो इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हो बेटा? जल्दी बताओ, देखो बातें नहीं करो। इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हो? वेरी गुड, इससे रेजिस्टेंस निकाल दोगे V²/T। क्या इससे रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकता हूं मैं, ये R2 लिख लेता हूं, इसको R1 लिख लेता हूं, V²/P, ठीक है। उसके बाद इसको कनेक्ट कर दो 220 से, कैलकुलेट द टोटल करंट। कोई बड़ी बात है? एक रेजिस्टेंस आ गया, दूसरा रेजिस्टेंस आ गया, मेरे पास क्या है? 220 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट नहीं निकाल सकता क्या मैं? सीरीज में लगा रखे हैं, R इक्विवेलेंट R1 + R2, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भैया निकालने में, ठीक है ना, खुद से सॉल्व कर लेंगे। 2 रेजिस्टर X एंड Y रियोस्टेट, वो रेजिस्टेंस आपका
2 ओम है, 3 ओम है रेस्पेक्टिवली, यार फर्स्ट ज्वाइन इन पैरेलल। तो जब आपने ज्वाइन करा पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 × 3 और 2 + 3 6/5 एंड देन इन सीरीज। ये तो पैरेलल का आया बेटा, देखते रहो, बातें नहीं करो। सीरीज में आएगा 2 + 3 दैट इज 5। मेरा तुम्हारी आवाज बहुत आ रही है यार, ठीक है। इधर देखो, सीरीज में इन ईच ऑफ द केस वोल्टेज कितना है आपका, 5 वोल्ट। क्या पूछा है आपसे, पहला ये क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। बना सकते हो सर्किट डायग्राम टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर इन ईच केस। हाँ सही भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। एक का सर्किट डायग्राम ये बन गया, 5 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम। एक का सर्किट डायग्राम ये बन गया, बहुत तमीज से बना के आना। कभी कहो सर आप जो ऐसे बना रहे थे, ठीक है। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर। बड़ी बात है क्या कोई, इस करेंगे तो 5 होता, अगर पैरेलल का पूछता। इसके लिए निकालना पड़ेगा आपको। तो करंट कितना आएगा भाई टोटल, I = R इक्विवेलेंट, सॉरी V/R इक्विवेलेंट। V कितना है 5, R इक्विवेलेंट कितना है बेटा 5, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। करंट चला 1 एम्पियर, तुम्हारे पास भी 1 एम्पियर, तुम्हारे पास भी 1 एम्पियर। तो भाई इसका मेरे पास रेजिस्टेंस हैगा, करंट हैगा, क्या मैं वोल्टेज निकाल दूंगा, 1 × 3 3 वोल्ट, इसके बाद 2 वोल्ट। क्लियर, सर्किट डायग्राम बन गए, आसान से क्वेश्चन है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रे इंसिडेंट ऑब्लिकली इन वन फेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, अरे ले भाई ये ग्लास स्लैब तुम वो जो समझ रहे हो ना, जो तुम मुझसे पूछ रहे थे, ले भाई इसको मीडियम मान लो ना, एक ये ग्लास हो गया, एक क्या बनाओगे आप, नॉर्मल लाइट लेकर आओगे, इसको आप कौन सी लाइट बोलोगे, इंसिडेंट रे। नॉर्मल के साथ जो एंगल है उसको इंसिडेंट एंगल बोलोगे। लाइट जाना कहां चाहती थी, सीधा जाना चाहती थी। अब आपने इसको क्या करोगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल की टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर मीडियम है, और ये आपका आर आ जाएगा। लो जी लो बन गया। ठीक है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, गिवन दैट द स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ द ग्लास स्लैब। इसकी स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, सुबह वाली बात याद आ गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये दे रखी है आपको। और एयर में जो वेलोसिटी है VA 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भैया, 1। चाहे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दोगे, इनकी मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू इनकी मल्टीप्लीकेशन, VA × UA बराबर μg × VG। ठीक है, तो भाई क्या आ जाएगा आपका, VF का 1 है, सॉरी 1 नहीं है, 3 × 10⁸ है, μA आपका 1 है, μg कितना है आपका, μg कितना है निकालना है तो, और VG कितना है 2 × 10⁸। यो μg की वैल्यू आपके पास 3/2 दैट इज 1.5 आ जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट कौन बताएगा, जल्दी से बताओ फटाफट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट कौन बताएगा। नहीं होती, ऐसे क्यों नहीं होती, मीटर पर सेकेंड, हाँ ठीक है, इसलिए नो यूनिट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्या कहता है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। ये तो फिर वही आ गया क्वेश्चन। ठीक है, घूम फिर के देखो यार, क्वेश्चन वही आ रहे हैं, घूम फिर के आपको वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मायोपिया है तो वाज एडवाइज टू वियर करेक्ट, बात नहीं करो। लेंस पावर कितनी दे रखी है, पावर लेंस की -2.5D। ठीक है, तो कॉनकेव है क्योंकि निगेटिव है, कॉनकेव है। आपको रीजन मैंने बता रखे हैं, डायग्राम वगैरह बना देना है, वही है भाई, इसमें कुछ और नहीं है। ठीक है, ये बताओ जरा क्वेश्चन कौन बताएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ इनिशियल वैल्यू, यानी पहले R इनिशियल R था तो R फाइनल कितना हो जाएगा, R/2। इफ अदर पैरामीटर ऑफ द सर्किट रिमेन अनचेंज, तो अदर कौन से पैरामीटर होते हैं, वोल्टेज ही तो होते हैं भाई, उनको आपने क्या कर दिया, अनचेंज करा है। तो आपसे कहता है द हीटिंग इफेक्ट इन द रेजिस्टर विल बी, क्या आंसर दोगे आप इसका, बताओ जल्दी से फटाफट।
आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हाँ भाई, सबके आंसर आ गए आधा आधे, ठीक है। मैं आंसर लगाऊं अपना और 2 टाइम्स। यही तो बात थी भाई, यही तो बात थी। सुन लो अब मेरी बात बेटा, इन्होंने वोल्टेज कांस्टेंट बोल दिया था, मतलब इन्होंने जो ये वाली लाइन बोली है ना, इफ अदर पैरामीटर ऑफ द सर्किट रिमेन अनचेंज, मतलब क्या कांस्टेंट बोल दिया इन्होंने, वोल्टेज कांस्टेंट। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है, नहीं होता है? तो लेकिन इसको आपको वोल्टेज के टर्म में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये वोल्टेज का जिक्र कर रहा है आपसे। अगर करंट को सेम बोलता तो ये वाला आपका आंसर ठीक हो जाता, कि करंट को मैंने चेंज नहीं करा है। मेरी बात समझ में रो नहीं? अभी उसने वोल्टेज को, अरे उसने वोल्टेज को कांस्टेंट बोला है, तो मुझे इसमें पिक्चर में वोल्टेज लाना पड़ेगा। तो वोल्टेज लेकर आओ, आई को चेंज करो, क्या आएगा आपका v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आर से आर मरा, यह आ जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी इन टर्म ऑफ वोल्टेज। हीट का फॉर्मूला ये आ गया। अदर पैरामीटर करंट तो फ्लो होगा ना बेटा, वो क्या क्या होते हैं, एक सर्किट है आपका, उसमें एक बैटरी होगी, ठीक है, एमीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, समझ गए, और रेजिस्टेंस होगा। इनमें से किसी को चेंज नहीं कराया उसने, ये बोला है उसने। आ रही बात समझ में? क्या सभी कांस्टेंट है? सारे पैरामीटर्स ही कांस्टेंट, तो एक को छोड़ के दूसरा चेंज कर। नीचे रख दो, 1 मिनट इधर आना, ये बोतल भर लो। रेजिस्टेंस के अलावा बाकी सब अनचेंज कर रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएंगे? कौन सा वाला बेटा? इसमें करंट है ना, आप रेजिस्टेंस चेंज करोगे, वोल्टेज को सेम रख के करंट चेंज होगा या नहीं होगा, ये बताओ। वोल्टेज सेम है और मैंने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, तो क्या करंट बदलेगा? हाँ बदलेगा। तो उसने करंट को तो बोला ही नहीं है, ठीक है। उसने कहा भाई, इसका मतलब ये था इस लाइन का, इफ अदर पैरामीटर ऑफ द सर्किट रिमेन अनचेंज, मतलब उसने v कांस्टेंट कराया। अगर उसने v कांस्टेंट कराया, मतलब क्या करना है आपको, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करके ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब आप कह सकते हो कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा? r के है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो कहते हैं अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के होगा? आप बोलोगे इनवर्सली। कब? जब वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए, जब वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए। तो अब आपको इसको आधा करो तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा? आ रही बात समझ में? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको पकड़ के रखना। ये गलत करके आते मेरे ख्याल से, अगर आ जाता ये तुम सब गलत करके आते, कोई बात नहीं। जब भी तो 5 रेजिस्टर है, हर किसी की वैल्यू 1.5 है, देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग देम। बोलो भाई, मैक्सिमम कौन सा, आर सीरीज की आर पैरेलल? आर सीरीज। आर सीरीज लेने पड़ेगी भाई मुझे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ठीक है। 1/5 1/5 1/5 1/5, 3 और 2 5, 5/5 1। पैडल में करूं? पैडल में करूं क्या? चलो आप मुझे बताओ कैलकुलेट करके कौन सा। वन अपॉन 5 प्लस 1/1/5, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट 5 ऊपर लिख दूं? तीन 6 हो गए भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फ्लो में कर दिया भाई। कितने हो जाएंगे अब ये? तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? अब बताओ कौन सा बड़ा? अबे मैं तो सही बोल रहा हूँ। लट नहीं है, लट चला लो ना बस। चलो चलो इधर देखो, बस बहुत हो गया। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स क्या देती है? राइट हैंड पूछा है, लेफ्ट हैंड नहीं पूछा भाई, कभी गलत लगा दो। क्या बताता है?
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बताता है, ये पूछा है। इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये ध्यान रखेंगे। और लेफ्ट हैंड क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कॉनकेव मिरर is used for image formation for different position of object. What interference can be drawn about the following when an object is placed at a distance 10 cm? यार ये फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है आपका। What interference can be drawn from the following when object is placed at a distance 10 cm from the pole? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? खुद करेंगे यार। हाँ, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, ये सुन लो अच्छे से। ये कह रहा है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अभी करके आया है, ठीक है, गुड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मीडियम कैसा है यार? आप लोग देखो थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हो, इतना नहीं करते, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मीडियम x है विद रिस्पेक्ट टू y। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, म्यू x अपॉन म्यू y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3। अरे उड़ी। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू z, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू z, म्यू y अपॉन म्यू z इज इक्वल टू कितना? 4/3। 4/3। फिर कहता है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x कितना है? म्यू z अपॉन म्यू x बराबर कितना होगा, ठीक है। और आगे भी बोलता है कुछ, वो ये कहता है द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम x, यानी vx आपकी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। लो भाई, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए उसको प्यार से इस तरीके से अरेंज कर लो, अब आसान हो जाएगा बहुत। आपसे क्या पूछता है? म्यू z अपॉन म्यू x। अच्छा, यानी म्यू x किधर रखना बेटा आपको? नीचे। तो इन दोनों को ऊपर मतलब डिवाइड करो, मल्टीप्लीकेशन करो, ये लेकर आओ, ठीक है, ये लेकर आना आपको। तो म्यू x अगर आपका नीचे है, इसका मतलब एक काम करते हैं, अगर मैं म्यू y म्यू z अपॉन म्यू x और म्यू y करूं तो मुझे क्या मिलेगा? म्यू y अपॉन म्यू z अपॉन म्यू x अपॉन म्यू y। क्या ये मिल पाएगा? ना भाई, इससे तो काम नहीं बनेगा मेरा। क्या करूं भाई? फिर जल्दी से बताओ, फिर क्या करूं? इससे तो काम नहीं बनेगा मेरा। मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसकी किससे मल्टीप्लाई करूं? जल्दी बताओ। मुझे क्या चाहिए? z और x चाहिए ना, z और x चाहिए। अगर मैं इन दोनों को उठा लेता हूं, ठीक है, म्यू x और y इंटू म्यू y और z, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं म्यू x अपॉन म्यू y इंटू म्यू y अपॉन म्यू z, ठीक है। तो भाई क्या कट गया? म्यू y से म्यू y कट गया, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है मेरे पास? मिला अब म्यू x ऊपर है और नीचे कौन है आपका? म्यू z। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा कितना? 2/3 इंटू 4/3। तो ये आपका आ जाएगा 8/9, ठीक है। देखते रहे भाई, देखो मेरे साथ बने रहो, ये आपका 8/9 आ जाएगा। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो म्यू z अपॉन म्यू x चाहिए, बाद में आ जाना, ठीक है। म्यू x अपॉन म्यू z अपॉन म्यू x चाहिए। क्या करूं मैं? 9/8 कर देते हैं। लो भाई, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो पहले तो आपको बेटा ये से ये लिखना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इससे आपको ये लिखना आना चाहिए और इस लैंग्वेज से ये लिखना आना चाहिए। कन्वर्जन आपको जरूरी है। क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला हो, वो जिसके रेस्पेक्ट में बोले उसे पीछे लिख दो, जिसके रेस्पेक्ट में बोले उसे पीछे लिख दो, इतना। और जो आगे है वो ऊपर रहेगा और जो पीछे है वो नीचे चला जाएगा। बस उसके बाद तो अरेंज करना है। उसके बाद आपसे कहता है भाई ये तो बहुत आसान है आपका, ये वाला पार्ट तो बहुत आसान है। आप कहोगे vx इंटू म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू वाई इंटू वी वाई।
क्या आपके पास वी एक्स हैगा? हाँ हैगा। क्या आपके पास म्यू एक्स हैगा? म्यू एक्स म्यू एक्स म्यू एक्स, बोलो भाई, क्या आपके पास म्यू एक्स हैगा? बताएंगे आप मुझे, कहां से निकालोगे? क्या आपके पास म्यू वाई हैगा? तो क्या आप वी वाई निकाल पाओगे? ठीक है, सोचेंगे और आंसर निकाल के लेकर आएंगे, सोचेंगे और आंसर निकाल कर लेकर आएंगे। ए पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इस डिफेक्ट को क्या बोलते हो बेटे? प्रेसबायोपिया, वेरी गुड है। तो दो टाइप के लेंस यूज होंगे, एक कॉन्वेक्स कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी, ठीक है, तो ये आप कर लेना इसको। How will your tentacle grasp prism so that the narrow beam of light incident on one prism emerge out? अरे दोनों को उल्टा लगा दो, लो देखो, एक और ये दूसरा। एक प्रिज्म क्या करेगा? लाइट को, एक प्रिज्म लाइट को क्या करेगा? डिस्पर्स, और दूसरे जब दूसरे पे वो डिस्पर्जन पड़ेगा तो उसको दोबारा से कंबाइन कर देगा, ठीक है। तो यहां से ये निकल के ऐसी आ जाएगी, ये वाइट तो ये भी वाइट, बीच में होना है भाई, चीजें होनी है। यहाँ पे निकल के कुछ डिस्पर्स आएंगी, डिस्पर्स, फिर ये आपस में एक जगह कॉमन हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से काम होगा। ओ ओ ओ थोड़ा बहुत ठीक बना ही देता हूँ मैं आपके लिए यार ये, ठीक है। ये हाँ हाँ रफली है भाई, लगभग लगभग ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये वाइट, ये भी वाइट, लिख देना इसके बारे में जो भी है। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम। सर्किट है, बैटरी है, 3 सेल है, 3 सेल 2 वोल्ट ईच। लो भाई 3 सेल लगा दिया भाई। देखो सेल जब भी लगाओ ना तो फिर ये तो ऐसी पोलैरिटी रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कभी एक प्लस माइनस करो, दूसरा माइनस प्लस कर दो, गड़बड़ी कर दोगे। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर, कितने कितने का है भाई? 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम। लो टिंग 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 टिंग, ओम 20 ओम 30 ओम। प्लग की वगैरह, ठीक है, एमीटर कनेक्ट कर रखे हैं, वो लगा लेना यार, एमीटर और प्लग वगैरह। अबे देख लो इधर, देखो टाइम कम बचा है और मुझे काम बहुत कराना है। अभी तुम आइडिया लगा रहे हो, तुम खुद देख लो, बिना इसके छोड़ने नहीं वाला। बातें कर लोगे लेट हो जाएगा, वरना जल्दी छोड़ दूंगा, ये तुम्हारे ऊपर है सारा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन और भी बहुत भयंकर लाए होंगे निकाल के तुम्हारे लिए, अगर आ गए तो बहुत कम बच्चे कर रहे होंगे, इनमें से आप होंगे भाई। कुछ क्वेश्चन अब रिपीटेड होने लगेंगे तो कुछ थोड़ा तेजी में से भी निकलेगा आपका, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा बस धैर्य बनाए रखो, सब हो जाएगा। लो सर वो क्या नाम है, एक सेशन कंप्लीट करके दोबारा स्टार्ट कर दो। चलो 2 मिनट का ब्रेक भी ले लो, पानी वानी जिसको पीना पी लो, कोई नीचे मत चले जाना बस। हाँ यहाँ पे 1 मिनट ये वाला क्वेश्चन पूरा कर दो, ठीक है। तो ये आपका क्या गया? अब ये कह रहा है करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में 20 और 30 कितने होते हैं बेटा? 50 और 10 60। अच्छा ये कितने की बैटरी है आपकी? सारी 2 वोल्ट ईच, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। तो टोटल करंट, वो बैटरी का वोल्टेज कितना हो गया? 6 वोल्टेज आपका 6 वोल्ट हो गया। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा? 60। तो आई कितना हो गया आपका? V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन 60, दैट इज 0.1। तो सब में से कितना करंट जाने वाला है आपका? क्योंकि सब सीरीज में 0.1 टोटल करंट भी 0.1 है, सीरीज में है ना। अरे भाई अरे पैरेलल में कनेक्टेड है, मैं भी तो कहूं ऐसे क्यों पूछ रहा क्वेश्चन? ये बेटा ये तो कनेक्टेड पैरेलल में है, हम सीरीज में सोच रहे हैं। ये कितना भाई? एक है आपका 10 ओम, तो ये गलत हो गया सारा, सारा गलत हो गया। ये 20 ओम और ये कितना है आपका? 30 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना? आर इक्विवेलेंट बताओ कितना हो जाएगा? ठीक है आप निकालेंगे जो भी है।
तो V आपका 6 वोल्ट है, तो क्या आप करंट निकाल पाओगे? हाँ भाई सर, ठीक है, V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब आपसे कहता है किसी भी उसमें रेजिस्टर में अगर आपसे वोल्टेज पूछे तो कैसे निकालोगे? इसका वोल्टेज कितना है भाई बताओ? 6। इसका खत्म। करंट निकाल सकते हो, V इक्वल टू आई आर, कहीं से भी निकाल लो, ठीक है, कैलकुलेशन खुद कर लेना। टोटल इफेक्टिव करंट कैसे निकालोगे? इन तीनों का करंट I1, I2, I3 का सम। हाँ भाई, सब मिलेगी, अभी भेज दूंगा एंड टू एंड। 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर हैं, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 15 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल इन टर्न ऑफ 6 वोल्ट। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर कंजम्पशन इन द। किसी को कोई लोड है इसमें? जल्दी से बता दो। आपका रेजिस्टर है, कितने हैं? 2 रेजिस्टर हैं, 15 ओम के हैं। पहले इनको सीरीज में कनेक्ट करा है, फिर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इनका रेशियो बता दो पावर का। पावर निकाल पा रहे हो क्या आप? एक बार माइंड में सोचो, ठीक है। क्या आप करंट निकाल पा रहे हो? करंट से क्या पावर निकाल लोगे? V इज आई, V आएगा आपका I, निकाल लोगे आप। उन दोनों का क्या लेना है? रेशियो, ठीक है। रिपीट करूंगा तभी समझ में आएगा, खुद से नहीं सोच रहा। अरे मेरे भाई, जब तुम्हारे पास 2 रेजिस्टर हैं, उनको सीरीज में लगाओ तो 15 सीरीज में लगाया कितना आएगा? 30 आएगा। उसको 6 वोल्ट के साथ कनेक्ट करके क्या तुझे वो नहीं निकाल पाएगा? करंट निकाल पाएगा? 15 को अगर पैरेलल में लगाएगा कितना आएगा? 7.5। उसको फिर 6 वोल्ट के साथ निकाल के करंट नहीं निकाल सकता? करंट निकाल के दोनों के क्या पावर नहीं निकाल पाएगा? करंट आ गया तो V I, एक की I1, वोल्टेज तो सेम है, इन दोनों का रेशियो नहीं निकाल सकता? खत्म हो गई कहानी। बोलो, ठीक है, ओके। 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं यार, मैं ही पानी पी लूं इसमें, ठीक है ना। तुम आके ये बोलोगे, बोले सर हाँ जो उस टाइम आपने ये बात बोली थी यही आ गई, तो बोलने को मुझे ज़्यादा ध्यान से सुनो। तो अगले कुछ टाइम बिल्कुल 1 घंटा मेरे साथ आप कंसंट्रेशन के साथ बैठे रहेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसकी वजह से हम लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट यूज इन आवर होम, ठीक है। कैसा होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। एक और बताओ कोई सा, 2 तो मैंने बता दिया। पोटेंशियल डिफरेंस इसका 220 वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों बातें लिख देना। फ्यूज क्या होते हैं? सेफ्टी डिवाइस होती हैं। काय पे लगता है? लाइव वायर पर लगता है, ठीक है। तो क्यों लगाते हैं हम फ्यूज को? क्यों यूज करते हैं? शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए फ्यूज का यूज करते हैं। ये ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, दोनों, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग, दोनों से बचाने के लिए, ठीक है। मान लो मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, मैं चाहता हूं इसमें मैं छोटी छोटी अप्लायंसेस लगाऊंगा जिनकी करंट 1 से 5 एम्पियर होगी, ठीक है। मेरे पास एक सर्किट और है, मैं चाहता हूं इसमें मैं एसी लगाऊं, गीजर लगाऊं, ये बड़े बड़े एलिमेंट लगाऊं जिसकी रेटिंग जो है 5 से 15 एम्पियर है, ठीक है। अब मैंने इस लाइन से पहले एक फ्यूज लगा दिया जिसकी रेटिंग मैंने 5 एम्पियर दे दी। कितनी दे दी? 5 एम्पियर। इससे पहले मैंने एक फ्यूज और लगा दिया जिसकी रेटिंग मैंने 15 एम्पियर दे दी, ठीक। अब यहां से 0 से 5 एम्पियर तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5 से ज्यादा करंट होगा फौरन फ्यूज क्या हो जाएगा बेटा? यहां से मेल्ट हो जाएगा, आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आग लगने से बच जाएगी। अगर ये नहीं होता तो करंट मान लो 5 से 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, तो इस ये वाला जो वायर है इसमें हीटिंग होती रहती, हीट होते 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 आपकी फायर लगने का खतरा आपका बढ़ जाता, ठीक है। फ्यूज का रेजिस्टेंस कैसा होता है बेटा? हाई रेजिस्टेंस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतनी बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। वायर इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक वायर अप्लायंसेस, ठीक है। अर्थिंग क्यों करते हो आप? अर्थिंग क्यों करते हो? ताकि अगर किसी लाइव वायर से लीकेज हो रही है तो वो लीकेज कहां चली जाए? अर्थ में चली जाए, जमीन में, वरना आप टच करोगे तो आपके अंदर से जाएगी भाई, ठीक है। तो इसलिए आप अर्थिंग करते हैं। तो मैंने बताया जो थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा और जो न्यूमेरिकल होंगे इनको लिखना आपको अपने अकॉर्डिंग है। द स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड मेनली बिकॉज, ये तो बता दोगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट इनफ एट सच हाइट, देयर इज नो एटमॉस्फेयर एट ग्रेटर हाइट, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन द लाइट गेट्स स्कैटर्ड टुवर्ड्स द अर्थ। कौन सा आंसर देने वाले हो? ठीक है, कौन सा आंसर देने वाले हो सोच लेंगे। सिलेंड्रिकल कंडक्टर जिसकी लेंथ है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, रेजिस्टेंस इतना है, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर, ये भी कराया मैंने इस टाइप का क्वेश्चन,
देखो वही है, उसी से ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है। मैक्सिमम करंट बताना है आपको 1/2 का, बताओ क्या होगा मैक्सिमम करंट सीरीज में 1/2 कितना हो गया। द डायग्राम गिवन बिलो शो एन ऑब्जेक्ट O एंड इट्स इमेज विदाउट एक्चुअली ड्रॉइंग। इधर 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 क्या हुआ मैक्सिमम में, क्या मुझसे पूछो भाई, मुझसे पूछो बेटा। ये कम से कम तीसरी या चौथी बार आ गया आज में क्वेश्चन है। सीरीज में मैक्सिमम करंट होता है, सॉरी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। मुझे आप ध्यान से नहीं सुन रहे ना, इसलिए तो दिक्कत आ रही है। विदाउट एक्चुअली ड्रॉइंग द रे डायग्राम स्टेट द फॉलोइंग। मेरा तू अगली सीट आके बैठ, दिल्ली से आके बैठ फटाफट, ठीक है। कौन से टाइप का लेंस है ये, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग नहीं है। नेम द टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर सच एन इमेज ऑब्टेन्ड। बताएंगे भैया, ठीक है, बताएंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बताने हैं, माइक्रोस्कोप एक मैंने बता दिया, दूसरा आप खुद बताएंगे। लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक विद द इमेज फॉर्म इफ द लेंस इज रिप्लेस्ड बाय कॉनकेव मिरर। अगर आपने कॉनकेव मिरर, यार बता देना, ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें, लेंस और मिरर की ही बातें कर रखी हैं, एक बार सोचना। हाँ क्वेश्चन अच्छा है आपका, कर जरूर लेना, जो मैं होमवर्क करा रहा हूं उसे प्लीज जरूर कर लेना जाके, और नहीं आए तो भाई पूछ लेना। और क्या बोलूं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं? तो क्या हो गया, नेम द टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर सच एन इमेज इज ऑब्टेन्ड। बिल्कुल सही बात है। With the help of the label diagram, show the path of followed by a narrow beam of monochromatic light when it pass through a glass prism। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसको ध्यान से सुन लेंगे भाई। ये क्वेश्चन भी अच्छा है आपका। तो देखो ये प्रिज्म आपका, देखो ये वाला एंगल जो होता है ना प्रिज्म का, इसको आप बोलते हो ए, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना, ए डिग्री है, इतना बड़ा तो नहीं लिखना। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलोगे इसे आप। इस लाइन का नॉर्मल क्या होगा, ये, और इस लाइन का नॉर्मल क्या होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। मान लो आपके पास रे ऑफ लाइट आती है, ये आ गई आपकी इंसिडेंट रे, ठीक। ये जानी कैसे चाहती है आपकी, सीधी, लेकिन भैया थोड़ी तो बेंडिंग करानी पड़ेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद ये कैसे जानी चाहती है, सीधी, अभी किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल की टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऐसा है, ये निकल गया, ये आपका भाई सारा पाथ हो गया। ये जाना चाहती थी सीधी, तो ये इस एंगल को आप क्या बोलोगे, इसको आप पीछे मिलाओगे ना, ये भी कुछ एंगल होगा, इसको कुछ नाम देंगे अभी हम। ये वाला एंगल को क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आप बोलोगे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग एंगल, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। इसको आप R2 बोल देते हो। इसको क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। और इसको बोलते हो बेटा आप एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएट हो गई भाई, जाना कैसे जाती थी, सीधी, ऐसी इतनी डेविएट हो गई है, तो इसको बोलते हो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन। लो भाई, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो आप इनके सबके नामकरण कर देना और बताते रहना ये वो है। जैसे मान लो इसका मैं नाम बोल दूं ए, बी, ठीक है, इसका नाम बोल देता हूं सी, इसका नाम बोल दिया मैंने डी, ये हो गया आपका ई, ठीक है, इसको आप बोल देते हैं एफ। ऐसे कुछ नाम दे दो इनको। मैं बोल दूंगा लिखकर कि जो आपकी ए बी है वो आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो बी है वो रिफ्रैक्टेड रे है, सी डी है जो इमरजेंस रे है, इमरजेंट रे है, और ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। तो ये सारी बातें आप लिख देना डायग्राम बनाकर। ये एग्जैक्ट डायग्राम आपको पता होना चाहिए। किसी को डाउट है तो दोबारा बताऊं भाई। देखो सबसे पहले ये वाली है, इसका नॉर्मल बनाओगे, लाइट लेके आओगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर दोगे, तो बेंड हल्की सी मैंने जानी सीधी जाती थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होकर चली गई यहाँ पर। उसके बाद इसका नॉर्मल ऐसे बनाओगे, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। लाइट डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो जानी कैसे जाती थी, ये सीधी। एक्चुअल में ये जाना चाहती थी, लेकिन गई कैसी, ऐसे गई, तो टोटल डेविएशन इतना आ गया, ठीक है।
व्हाट वुड हैपन इफ दिस बीम इज रिप्लेस्ड बाय अ नैरो बीम ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट। अभी इन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट ली थी। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब समझते हो बेटा, सिंगल कलर वाली लाइट। मोनो मतलब सिंगल और क्रोमा मतलब लाइट, ठीक है ना। तो सॉरी कलर, क्रोमा मतलब कलर, तो सिंगल कलर वाली लाइट अगर पास कराओगे तो ऐसा आएगा। अगर आप इसकी जगह व्हाइट लाइट पास कराओगे तो क्या होगा, तो आपको जो डायग्राम बनाना है, यहाँ व्हाइट लाइट लोगे, इस तरीके से यहाँ पर वो 7 डिफरेंट कलर में डिस्पर्स हो जाएगी, बोलो डेविएट हो जाएगी, और उसमें आप यहाँ से भी 7 निकालोगे, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे नीचे कौन आएगा, वायलेट। सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी है, वायलेट की है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है। जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी बेंडिंग भी ज्यादा। सबसे कम डेविएट कौन होगी, रेड, उसका क्योंकि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इन सब में सबसे कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे। ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपी, अभी क्वेश्चन आ चुका बेटे आपको, दोबारा से आ गया, होमवर्क क्वेश्चन है। हाँ भाई कितना सही क्वेश्चन है यार। फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर शोन इन द फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन, ठीक है। तो ये आपस में कैसा होगा, अब देखो यहां से करंट फ्लो कराओ कि जो करंट R1 में जाएगा वही करंट R2 में जाएगा, तो ये कैसे हो गए सीरीज में। यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ करंट जाएगा, यहाँ पे कुछ करंट, तो इन दोनों में करंट कैसा जाएगा बेटा, पैरेलल में, तो ये आपस में पैरेलल हो गए, तो ये दोनों पैरेलल, उसके बाद सारा सीरीज में। आपसे कहता है इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, इनका वो नहीं दे रखा क्या, तो ठीक है, अभी इनको कुछ नहीं दे रखा, तो फिर तो आर इक्विवेलेंट में इनका ऐसे लिख देता हूँ चुपचाप, R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4। इनकी वैल्यू हो सकता है गिवन हो, क्वेश्चन हो सकता है मिसप्रिंट रह गया हो, तो अगर वैल्यू हो तो आप इनकी चुपचाप इस तरीके से वैल्यू लिख देना। ये सब आपस में सीरीज में, बस ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला लिख दिया। स्टेट जूल्स हीटिंग ऑफ लॉ ऑफ हीटिंग निकाल सकते हो, I स्क्वायर RT। Why we need 5 ampere fuse for an electrical iron which consume 1 kilowatt hour power at 220 volt? बोलो भाई क्या रीजन दोगे इसका, इसका क्या रीजन दोगे। Why we need 5 एम्पियर, मतलब आपके जो फ्यूज की रेटिंग है वो कितनी है, 5 एम्पियर है, 1 किलोवाट आवर की पावर 220 वोल्ट पर कंज्यूम कर रहा है, तो आप क्या निकाल सकते हो इससे, पावर इज इक्वल टू बेटा क्या होती है, VI होती नहीं होती, पावर इज इक्वल टू VI। तो पावर कितनी दे रखी है, 1 किलोवाट आवर है ना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा ये 1000 वॉट, ठीक है। तो V आपका कितना है 220 वोल्ट है, इंटू I, यहां से आप I निकालो, 1000 अपॉन 220, ये आपका आ जाएगा 100 अपॉन 22, 100 अपॉन 22 लगभग आपका 5 से तो कम ही आने वाला है ना, तो देख लेते हैं एक बार, 100 अपॉन 22, ये आपका आएगा बेटा कितना, 4.5 एम्पेयर का है, यानी इस सर्किट में 4.5 एम्पेयर का करंट आ रहा है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना एम्पेयर का फ्यूज लगा दूं कि बच जाए, 5 एम्पेयर का, इसलिए लगा रखा 5 एम्पेयर का, ठीक है। Why it is impractical to connect the electric bulb and electric iron in a series? क्यों भाई, आप एक ही सीरीज में इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जो हीटर है ना वो लगभग 15 एम्पेयर, 5 से 15 एम्पेयर के बीच में करंट लेगा, और जो आपका बल्ब है वो 1 से 5 एम्पेयर के बीच में लेगा। जब दोनों को लगाओगे तो भाई क्या होगा, बोलो सोचिए, ब्रेक हो जाएगा ना। ये तो आप इसमें कौन सा फ्यूज लगा पाओगे फिर, अगर आपने मान लो 15 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया तो कौन फूक जाएगा, बल्ब फूक जाएगा, ठीक है, बल्ब फूक जाएगा। आगे चलते हैं, सिक्योरिटी मिरर। अच्छा कौन सा होता है सिक्योरिटी मिरर, कॉन्वेक्स की कॉनकेव। सिक्योरिटी मिरर कौन सा होता है भैया, देखा है किसी ने, बड़ा सा होता है भाई, ठीक है। तो कौन सा होता है जनरली, वो मतलब जनरली क्या वही होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है बेटा, मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है सिक्योरिटी मिरर। इन अ बिग शोरूम हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितनी दे रखी है इसकी, यहां सॉल्व कर लेते हैं इसे। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी 5 मीटर दे रखी है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, R/2 दैट इज 2.5 मीटर, 2.5 मीटर इसकी आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी। ओके, इफ अ कस्टमर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम द, तो यू कितना दे रखा भाई, फ्रॉम द कैश काउंटर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। V निकालना है आपको, निकाल पाओगे क्या, 1/V मिरर है तो प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, 1/V मुझे निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/U। 1/F कितना है इसका, पॉजिटिव में
2.5, 1/2.5 माइनस 1/-20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा भैया आपका 20 माइनस 2.5, 20 माइनस 2.5, ये 20 है ना, 20 मीटर पे खड़ा है और 2.5 है, यही है भैया जो भी डाटा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है लेकिन है। 1/v, यहाँ से आप v को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आप v को सॉल्व कर लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब कैसी इमेज बन रही होगी आपकी, जल्दी बताओ फटाफट। छोटी होगी कि बड़ी होगी? बड़ी की छोटी? छोटी होगी ना, ये हमेशा छोटी इमेज बनाता है, डायमिनिश बनाता है, वर्चुअल बनाएगा। वर्चुअल और कौन? कॉन्वेक्स। नेहा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक, ठीक है। शी ऑब्जर्व दैट द डेंटिस्ट वाज होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड विद मिरर। कौन सा मिरर होगा उसके पास, जल्दी बताओ। कॉन्वेक्स ही कॉनकेव? कॉन्वेक्स ही कॉनकेव, कौन सा मिरर होगा डेंटिस्ट के पास? उसे बड़ी चीज देखनी कि छोटी? बड़ी देखनी है ना, तो कॉन्वेक्स तो कभी बड़ी बनाता ही नहीं किसी भी सूरत में, तो कॉनकेव, तो कॉनकेव होगा। एंड रीजन यूज, क्योंकि भाई उसे बड़ी बड़ी चीजें बड़ा कैविटी देखनी है ना उसे, तो उसे बड़ी इमेज चाहिए, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट की। तो कॉनकेव इंस्ट्रूमेंट, मिरर, वो जो मिरर है वो आपका कॉनकेव होगा बेटा, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव। ऋषि वेंट टू पाल्मिस्ट टू शो हिज पाम, हाथ दिखाया भाई, बाबा के पास पहुंच गई है। द बाबा यूज्ड अ स्पेशल लेंस फॉर दिस पर्पस। कौन सा लेंस यूज कर रहे होंगे बाबा? ठीक है, सोचेंगे। स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस ऑफ द रीजन, हाँ ठीक है। वेयर शुड बी द बाबा प्लेस्ड होल्ड द लेंस एज टू हैव, ये आप खुद करेंगे भाई, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। होमवर्क प्लीज कर लेंगे जो मैं होमवर्क दे रहा हूं। पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट, क्या होने वाला है इसको भाई? क्या आई बॉल इलोंगेट हो गई है? हाँ अच्छा, कौन था ये? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई, वीकेंड सिलेरी मसल्स, ओपेक आई लेंस, यस, लेंस धुंधला हो जाता है, ठीक है, लेंस चेंज करते हैं। मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या बताऊं इस में, कितने बार क्वेश्चन आ चुका है ये बता सकते हो आप? बिल्कुल बता सकते हैं। आप क्या करो, वोल्टेज के सामने, देखो ये क्वेश्चन करने की बता रहा हूं मैं आपको टेक्निक। वोल्टेज के सामने आप ये लाइन खींच दो, यानी वोल्टेज को बना दिया मैंने कांस्टेंट, ये और ये, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं, अच्छा ये R2 है तो ये I2 लिख देता हूं, इसको मैं I1 लिख देता हूं, इसको मैं I3 लिख देता हूं। मुझे बताओ जल्दी से फटाफट, कौन सा करंट ज्यादा है? सर I3 सबसे ज्यादा, फिर I1, फिर I2। तो भाई रेजिस्टेंस को अपोजिट कर दो, सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा होगा? क्या बोलते हो? 213 एक ही ऑप्शन है। करंट का अपोजिट आंसर कर दो। किसी को कोई डाउट इसमें? कैसे करा? वोल्टेज वाली लाइन को आप सीधा सीधा ले लो, फिर उसके सामने करंट का ये, जिसका ज्यादा करंट उसका रेजिस्टेंस कम। यही तो पढ़ा अभी तक, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, जहां करंट ज्यादा वहां रेजिस्टेंस कम। वही लॉजिक मैंने यूज करा है। कोई लोड किसी को? इसमें बोल देता मान लो 2 लेके, वो 2 दे देता, बताओ सीरीज पैरेलल कौन है आपका? सीरीज ऑफ पैरेलल कौन है भैया? ये R1 है, ये R2 है। क्या देता बताओ, सीरीज ऑफ पैरेलल कौन है? तो सीरीज कौन होते हैं? जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। पैरेलल कौन होते हैं? जिनका रेजिस्टेंस कम होता है। तो आप अगेन वही काम करो जो अभी तक सिखाया है, वोल्टेज के सामने एक सीधी लाइन, ये इसको बोलोगे I1, इसको बोलोगे I2। कौन ज्यादा है? इधर जाने पर बढ़ोगे ना आप आगे, तो I2 ज्यादा है। तो आप कह सकते हो बेटा I2 इज ग्रेटर देन I1। इसका मतलब यह है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। यही तो होगा इसका मतलब। तो R1 अगर ज्यादा है तो ये सीरीज है, ये पैरेलल है, ये सीरीज है, ये पैरेलल है। समझ में आ रही बात? जो छोटा रेजिस्टेंस है उसको आप बोलोगे पैरेलल, जो बड़ा रेजिस्टेंस है उसको आप बोलोगे सीरीज। तो यहां पे 2 टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक। और सुन लो भाई, व्हाट हैपन आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द कॉनकेव लेंस? क्या होगा भाई? कर सकते हो भाई, रे ऑफ लाइट पैरेलल हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और उसके बाद कॉनकेव लेंस पे जा रही है। कहां जाएगी? फोकस पे जाके टकराएगी। रे ऑफ लाइट फॉल ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस व्हाइल पासिंग थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस, सीधी सीधी निकल जाएगी। नहीं, एक मिनट, प्रिंसिपल फोकस है तो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है,
पैदल चली जाएगी। रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, सीधी सीधी निकल जाएगी। इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद आ रहा है अभी क्या होने वाला है? यहां बैटरी, इस बैटरी में करंट, इस कॉइल में करंट, इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इस पर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? ठीक है, अगर आप यहां पर करंट को चेंज, वोल्टेज चेंज करोगे तो करंट चेंज हो जाएगा, करंट चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड चेंज से क्या होगा? करंट बनेगा। उस करंट को क्या बोलते हो? इंड्यूस करंट बोलते हो। इस फिनोमिना को क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हो, और ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात है? तो क्या लिखा हुआ है भाई? 2 कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर आर वुंड over a non-conducting cylinder as shown. Coil 1 has comparatively large number of turn. State your observation. तो की is closed, की क्लोज कर दी मतलब तो करंट आएगा, इसमें करंट आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ओपन करोगे, अच्छा अगर मैंने की ओपन कर दी, की ओपन का मतलब कनेक्शन ब्रेक कर दिया। सुनो बहुत ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि आपने क्या करा, एकदम से की ओपन, की क्लोज करी, तो की क्लोज का मतलब क्या है? इसको बोलेंगे की क्लोज, यानी आपने कनेक्शन दे दिया तो करंट फ्लो नहीं लगेगा, तो क्या इसमें डिफ्लेक्शन होगा? होगा। मैं कनेक्शन कट कर दूं एकदम से, तो क्या इसमें डिफ्लेक्शन होगा? होगा। तब भी तो चेंज हो गया। आ रही थी, बंद कर दी, तो भी तो चेंज हो गया। मैग्नेट आगे लेके जा रहे थे तब भी डिफ्लेक्शन था, पीछे लेके जा रहे थे तब भी डिफ्लेक्शन था। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड इंसर्ट कर रहे थे तब भी डिफ्लेक्शन था, और जब हटा रहे थे तब भी। भैया हम काम कर रहे हैं चेंज पर, जब भी चेंज होगा तब भी करंट आएगा। चेंज करो कैसे भी करो भाई, क्या जीरो से मैक्सिमम करो या मैक्सिमम से जीरो करो, ठीक है? तो दोनों केस में आपका डिफ्लेक्शन आएगा। बता देना भैया क्या रीजन है, पता है आपको, समझा अच्छे से दिया है। हाइपरमेट्रोपिया, ये वही डायग्राम आ गया भैया, डिफेक्ट बहुत पढ़ा दिए। ये आ चुका है क्वेश्चन आपका, ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है आपका। स्टेट द रिलेशन स्कैटरिंग साइज ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल, देख लेना भाई इसको। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 कॉपर रॉड X and Y, length 30 centimeter, 10 centimeter respectively, and having radii 2 centimeter, 1 centimeter. रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा भैया, रेडियस दे रखी है R1 अपॉन R2 मुझसे पूछा गया है। तो मेरे पास 2 रॉड हैं जिनकी लेंथ दे रखी है, तो मैं R1 के लिए डाटा उठा रहा हूँ। R1 के लिए मेरे पास L1 दे रखी है जो कि कितनी है, पकड़ो 30 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है इसका रेडियस R1, वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से मैं R2 का डाटा पकड़ लूँ, L1 कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और R2 कितना दे रखा भैया, बोलो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे कहता है निकाल दो, तो रेजिस्टिविटी तो सेम है, तो आप कह सकते हो रो L1 अपॉन A1, A1 को क्या लिख दूं, चलो अभी लिख देंगे, रो L2 अपॉन A2, इससे ये कटा L1 अपॉन L2, A2 अपॉन A1, यानी A2 अपॉन A1 ऐसे, और L1 अपॉन L2। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा पाई R1 R2 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं पाई R1 का स्क्वायर इंटू L1 अपॉन L2। क्या मेरी बात आपके आ गई नहीं आई? इतनी बात समझ में? कुछ कट रहा है क्या? पाई से पाई मर रहा है। R2 कितना दे रखा है बेटा 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। R2 कितना दे रखा है, R2 1, ठीक है, और R1 2 सेंटीमीटर, यही तो है, सही तो है यार, 2 का स्क्वायर। L1 कितना है भाई 30, L2 कितना है भाई 10, 3/4, ये रेशो आ गया आपका। एक करंट 5 मिली एम्पेयर, देखो यहां पे डाटा आ गया मिली एम्पेयर का। फ्लो इन अ सीरीज सर्किट कंटेनिंग इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर ऑफ 10 ओम व्हेन कनेक्टेड 6 वोल्ट रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैंप। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस करंट आपका 500 मिली एम्पेयर है। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, 500 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 एम्पेयर। क्लियर बात है? तो यहां से आप 0.5 यानी 0.5 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो आपके पास करंट हैगा, ठीक है, लैंप जिस रेजिस्टेंस कितना है, अच्छा लैंप और वो है कंडक्टर, तो मुझे आर लैंप नहीं पता है, मुझे आर कंडक्टर तो पता है कितना है 10 ओम बेटा, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। मेरा ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते हो, बोलो ये नहीं है कुछ ऐसा।
इन दोनों को सीरीज में रख दोगे, करंट आपके पास हैगा, जो भी वैल्यू आएगी आप एक काम करना, वोल्टेज और करंट से मिला के क्या निकाल सकते हो, आर इक्विवेलेंट, और वही आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट ही तो होगा। लो निकाल देता हूं यार, ये आपका ये है, ठीक है, ये आपका बल्ब है मान लीजिए बी, और ये आपका कंडक्टर है। बल्ब का रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, याद है मुझे डाटा, ठीक है। ये आपका 6 वोल्ट है और करंट मुझे कितना मिला है भैया अभी 0.5। आप क्या करो, इस ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए आप सबसे पहले इन दोनों से रेजिस्टेंस निकाल लो इस पूरे सर्किट का। कैसे निकालोगे, वी आर इज इक्वल टू, बोलो भाई, वी अपॉन आई, तो ये जो आर आएगा ये आर इक्विवेलेंट होगा, तो वी कितना है 6.5, कितना आ जाएगा भाई 12, ये 12 आ गया, 12 ओम आ गया, और ये बराबर किसके, आर इक्विवेलेंट है किस किसके बराबर सर, आर लैंप के और आर कंडक्टर के, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये 12 आई है, आर लैंप मुझे पता नहीं है, आर कंडक्टर 10 ओम दे रखा है, तो आर लैंप कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ। लो जी लो आंसर, समझ गए कैसे करना है, इजी है यार, ठीक है, एक बार समझ जाओ फिर तो कुछ भी देता रहे, वो घुमा फिरा के यही बातें करनी है उसे, v इज इक्वल टू आई आर ही लगना है एंड में आके सब जगह इन क्वेश्चनों में। तो बोलो, बस ये आपको समझदारी दिखानी है कि कहां पर कैसे यूज करें, आंसर ही नहीं से आना है। तो अगर किसी क्वेश्चन में फंसो तो खुद से बोलना यार, लगने तो यही चीजें है ना, खुद को बस थोड़ा सा संभाल के अरेंज करोगे हो जाएगा काम। कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इतनी है, प्रोड्यूस मैग्नीफाइड और रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट, ड्रॉ रे डायग्राम। मेरे ख्याल से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली कर सकते हो बेटा, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। डिफाइन फॉलोइंग टर्म पावर ऑफ लेंस बता सकते हो क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर बिल्कुल बता सकते हैं, राइट द रिलेशनशिप अमंग द ऑब्जेक्ट इमेज, कुछ ऐसा है नहीं जो नहीं बता सकते, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार करा के आप खुद से करोगे तो आपका फायदा है, मैं बार बार वही कराता रहूं बातें। 2 बल्ब दे रखे हैं आपको, इतने वाट के कनेक्टेड, करेक्ट कैसे कर रखे हैं सीरीज में, तो इमेजिनेशन कराओ कि हाँ 2 बल्ब हैं सीरीज में कनेक्टेड है। करंट 100 वाट में कितना है 1 एम्पियर, तो करंट 40 वाट में कितना होगा बेटा, सीरीज में है सेम करंट होगा, सीरीज में है सेम करंट होगा। बोलो, अगर पैरेलल में होते तो मुझे निकालना पड़ता, क्योंकि सीरीज में तुम भी सीरीज में हम भी सीरीज में, जितना करंट हम में से पास होगा उतना करंट तुम में से पास होगा, तो तुम में अगर 1 एम्पियर है तो हम में भी 1 एम्पियर होगा। क्लियर, कितना आसान सा क्वेश्चन है। और बच्चे, कोई बच्चे इस पर टक्करें मार देंगे भाई, डाटा लिखने लगेंगे, सॉल्व करने लगेंगे, तो सोचो दिमाग से, इमेजिनेशन आपके दिमाग में चलना चाहिए। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो रेडिश अपीयरेंस ऑफ, हो गया भाई, हो गया सब, दोबारा आप खुद से कर लेना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी करा दिया। होमवर्क, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एच, अरे क्या है भाई, क्या बोल रहा हूँ, I2RT है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये बताओ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ ये थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर देता हूं आपको, हीट ट्रांसफर बतानी है आपको, H, लो भाई लो, क्या बोलते हो, V कितना, I कैसे निकालोगे, Q अपॉन T। Q कितना है आपके पास 96000 अपॉन कहां गया 2 आवर, यानी 2 इंटू, बोलो भाई 2 इंटू कितना 60 इंटू 60, इसका उठाओ यहां लगाओ और आंसर आ जाएगा। समझ गए। कुछ नहीं है, अगेन बच्चों वाला वही क्वेश्चन, भाई 40 सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर पर प्लेस कर रखा है, कॉनकेव मिरर है, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, क्या क्या आपको दे रखा है, देखो ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है HO, ठीक है, अरे बातें नहीं करो, U आपको दे रखा है, फोकल लेंथ आपको दे रखी है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन ऑर्डर शॉर्ट इमेज। क्या आप V नहीं निकाल पाओगे, अरे बोलते क्यों नहीं हो, निकाल देंगे सर, सही बात है। साइज ऑफ द इमेज बता सकते हो, हाँ, रे डायग्राम बना सकते हो, हाँ, वही सारी बातें। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है भैया और इसके यूज,
इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लूज नहीं करता। सोलेनोइड के अंदर आप एक मटेरियल डाल देते हो, जनरली हम सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर फिर करंट पास कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा? आपका मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। जैसे आपकी नॉर्मल नेल होती है, कील नहीं होती, जिनके घर पे ठुकती हैं भाई अपनी, ठीक है ना, उन पर आप एक कॉपर वायर लपेट दो, ठीक है, तो जिलो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, बैटरी से लगा दो तो वो आपका एक मैग्नेट जैसा काम करेंगे। सॉफ्ट आयरन ही क्यों लेना है? क्योंकि सॉफ्ट आयरन इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे आप करंट फ्लो कराओगे वो तुरंत मैग्नेट जैसा काम करने लगेगा, और जैसे करंट बंद करोगे वो तुरंत नॉर्मल हो जाएगा, तुरंत ही नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए हम उसको कौन सा यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन, ठीक है। अगर आपने स्टील वगैरह यूज करा तो क्या होगा? तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है, एक बार मैग्नेटाइज हो जाएगा उसके बाद वो डीमैग्नेटाइज्ड नहीं होगा। इसलिए स्टील यूज नहीं करेंगे, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, क्योंकि वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। यूज, अब भाई ये तो करने पड़ेंगे भैया, यूज क्या है इसके, बता सकते हो क्या आप? स्टेट द पर्पस ऑफ द सॉफ्ट आयरन, मैंने बता दिया, लो जी लो, पर्पस बता दिया। लिस्ट 2 ways टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे बताओगे भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेट की करंट बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, करंट बढ़ा देने हैं, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने हैं, और उनके बीच का जो स्पेस है वो भी कम कर दो। जैसे मैग्नेट है ना, आप इस तरीके से बना रहे हो, तो ये स्पेस भी आप कम कर दोगे तो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो 3 बातें हैं, इनके बीच का स्पेस, नंबर ऑफ टर्न और करंट, 3 चीजें बढ़ा दो। हाँ, किसके यूनिट? यूजेस नहीं पता तुम्हें? इलेक्ट्रोमैग्नेट के। जनरली हम हैवी लोड उठाने के लिए यूज करते हैं, हैवी लोड उठाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा आप खुद सोचें यार, बेटा तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मैंने कहा था एनसीईआरटी पढ़ के आओ, ठीक है। इस बारे में एनसीईआरटी खोल दोगे तो ये मैंने करा दिया आपको। ये क्वेश्चन है, हाँ भाई बताओ, अब आए क्वेश्चन आपके, अब आए क्वेश्चन, जल्दी बताओ। एक वायर को 50% से इंक्रीज कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया, मतलब 50% स्ट्रेच कर दिया है, कैलकुलेट द परसेंटेज इन इट्स रेजिस्टेंस। कैसे 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 चलिए बताओ। बोलो भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो एक बच्चे ने निकालना चालू कर दिया। देखो आप अगर देखो ये वायर है, इसको अगर आप स्ट्रेच करोगे तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, सेम होगा। इसलिए मैं एक फॉर्मूला बना लेता हूं इसके लिए, सुनते रहो। R इज इक्वल टू बेटा रो एल बाई ए होता है ना, होता है। अगर मैं L से मल्टीप्लाई कर दूं और L से डिवाइड कर दूं, इस फॉर्मूले पे कोई फर्क पड़ा? भाई आपसे 10 रुपए दे दिए, 10 रुपए वापस ले लिए, आप पे क्या हुआ? बोलो कुछ भी नहीं आया मुझको तो, ठीक है। ये मिलकर क्या बन जाएगा बेटा? एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, ठीक है। तो आ जाएगा आंसर R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन वी। रो कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया बेटा? L स्क्वायर का हो गया। अब कहता परसेंटेज चेंज, आपकी लेंथ को 50% खींच दिया है, यानी आपकी लेंथ कितनी हो गई है? पहले से कितनी ज्यादा हो गई है? इनिशियल लेंथ L थी, देखते रहो बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये। फाइनल लेंथ कितनी हो गई? L प्लस 50% ऑफ L, इतनी तो हो गई। तो कितनी हो जाएगी ये? L प्लस 50 अपॉन परसेंटेज हटाने के लिए 100 L, तो ये हो जाएगा 150 L अपॉन 100, दैट इज 1.5 L। ये न्यू लेंथ आ गई आपकी। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? R, यहां लिख देता हूं, R इनिशियल तो R था और R फाइनल कितना हो जाएगा? बोलो भाई, L स्क्वायर यानी 1.5 L का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई आपका? बोलो 2.25 L स्क्वायर, इतना हो जाएगा नया रेजिस्टेंस, इतने टाइम्स ऑफ R, क्योंकि L स्क्वायर किसके बराबर है? R के, यानी 2.25 इंटू R। अब देखो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू क्या होती है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। बेटा ये फॉर्मूला आप याद कर लो, अपने दिलो दिमाग की डायरी में नोट कर लो। कौन सा? R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन R इनिशियल। सुन लो, R फाइनल कितना है? 2.25, ठीक है, R माइनस R इनिशियल बेटा R ही है, ये फिर R ही है इंटू 100, ये कितना हो जाएगा आपका?
1.25 R अपॉन R इंटू 100, R से R कटा, 125% का इंक्रीमेंट आएगा। गट फीलिंग से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, सॉल्व करोगे तो आंसर आएंगे। है बेटा मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट ले तो लिया, खत्म हो गई कहानी। उससे भी निकाल सकते हो, उसमें बड़ा आप और फंसोगे। आपने जैसे अभी लेंथ का चेंज लिया है ना, उसमें एरिया भी चेंज लोगे, फिर यहां एल भी रखोगे, ए भी रखोगे। मैंने वो काउंट कर लिया फैक्टर, आपका जो बोल रहा हूं ना वॉल्यूम कांस्टेंट करके फैक्टर मैंने काउंट कर लिया। 2023 में जो पेपर आया था उसमें मैंने क्वेश्चन कराया था और अपने पेपर में भी दिया था, टेस्ट पेपर में भी दिया था। ठीक है, उस टाइम में बच्चों ने बोला था, बोले सर ये नहीं आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं। ठीक है, मैंने कहा ठीक है कर लो यार, आउट ऑफ सिलेबस है, एक आध चीजें कर लो, मैंने बोल दिया। हाँ नहीं आते थे, उसी साल वो क्वेश्चन आ गया। मैं लेकर आऊंगा कौन सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन उसी साल आ गया, तो वो इसी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, क्या आपने पढ़ा कहीं फॉर्मूला ये वाला? भाई ये वैसे नॉर्मल है, ये फॉर्मूला मैथ का फॉर्मूला है, जब भी किसी चीज की परसेंटेज चेंज निकालनी है, फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं है। तो ये आपको भाई करना है, इस क्वेश्चन को घर जाके भाई 2 से 3 बार खुद से ऐसे समझ के करेंगे। ठीक है, तब हो पाएगा, आंसर आएगा 125%। अब ये आ गया, ए वायर ऑफ 1 ohm हैज लेंथ 1 मीटर, स्ट्रेच टिल द इंक्रीज 25% चेंज इन द रेजिस्टेंस। लेंथ को 25% इंक्रीज करा है, मेरे ख्याल से कर दोगे अभी वाला क्वेश्चन। ये 1 ohm का है बेटा, ये 1 ohm लिखा हुआ है। एक वायर है जो कि 1 ohm का है, लेंथ इसकी 1 मीटर है। आपने लेंथ को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25% इंक्रीज कर दिया है। तो भाई कितना होगा? मेरे ख्याल से आप अब कर दोगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जैसा है, पिछला क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, ये आपका एक बल्ब जिसका रेजिस्टेंस 1000 ohm है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 200 वोल्ट? यार अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आ गया। तो बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, निकालते चले जाओ प्यार प्यार से। 1000 ohm, कनेक्टेड पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है? 100 वोल्ट से। ठीक है, क्या कुछ करंट वरंट आ रहा होगा? हाँ सर आ तो रहा होगा, V अपॉन R से आ रहा होगा। 100 अपॉन 1000 कितना आ जाएगा? 0.1 एम्पियर का करंट आ जाएगा। ठीक है, इनिशियल करंट हो गया आपका। आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज इन द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की परसेंटेज में कितना चेंज आ जाएगा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस को आप बढ़ाकर कितना कर दो? 200 वोल्ट कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बढ़ाया आपने? वैसे मैं ऐसे भी सॉल्व करा रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस कितने परसेंट बढ़ गया है? कितने वोल्ट, कितने परसेंट बढ़ गया? 100 से 200 तो हो गया, तो परसेंटेज कितनी हो गई उसकी बढ़ने की? 100% बढ़ गया भाई, 100% बढ़ गया। बोलो बढ़ गया नहीं बढ़ गया? 100%। और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? करंट के। तो अगर पोटेंशियल 100% बढ़ा है तो करंट कितने परसेंट बढ़ा होगा बेटा? 100 ही बढ़ा होगा ना। और निकाल के भी देख लेते हैं, मैंने आपको वैसे भी करना सिखा दिया, ऐसी तो होती है फिजिक्स। देखो आर तो सेम ही रहेगा दूसरे केस के लिए बेटा, 1000 ohm। V आपका चेंज करके कितना कर दिया है? 200 वोल्ट। तो करंट कितना आएगा फाइनल? बोलो। V बाई R, V आपका 1000 अपॉन 200, ये तो 5 एम्पियर का आ गया, 5 एम्पियर का आ गया। ठीक है, एक मिनट उल्टा कर दिया क्या मैंने? हाँ 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 हाँ, V आपका बेटे ऐसे 5 नहीं आएगा, ऊपर 200 और नीचे 1000। मैं भी देखूँ ये क्या हो रहा है, ये कितना आ जाएगा आपका? 0.2। अब वही परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन करंट, क्या फॉर्मूला है? I फाइनल माइनस I इनिशियल अपॉन I इनिशियल इंटू 100। I फाइनल आपका 0.2 माइनस 0.1 अपॉन 0.1 इंटू 100, ये आएगा 0.1 अपॉन 0.1 इंटू 100। 0.1 से 0.1 कैंसिल, कितने परसेंट? ये तो हमने पहले भी निकाल लिया था। अगर वो ये कहता आपसे कि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करके 300 वोल्ट कर दिया है तो परसेंटेज चेंज इन करंट कितनी आती? ऐसे बता दो बिना सॉल्व करे। अभी ने कहा ना पहले 100 था, 100 से 200 करा, मैं कह रहा हूं 100 से वो 300 पे ले आया पोटेंशियल को, तो करंट में कितने परसेंट का चेंज आएगा? अरे 200% ही तो बढ़ा दिया, 100 से 300 करके कितने परसेंट बढ़ गया? 200% बढ़ गया बेटा। तो करंट भी आपका 200% ही बढ़ेगा। अरे बात समझ में?
तो ऐसे भी कर रहा हूं, मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया, आंसर आ गया। बोलो, ये पहले आते थे आपको क्वेश्चन? नहीं आते थे? अब कर लेना इनको, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अगर वो टफ क्वेश्चन बनाने पे आया तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे और ये आपसे आने ही चाहिए। इफ द करंट आई थ्रू अ रेजिस्टर इंक्रीज बाई 100%, अब ये है वो क्वेश्चन जो मैंने 2023 में कराया था और एग्जैक्ट आ गया था। पहले मैं पीऊंगी। हाँ भाई, पावर डेसिपेटेड पूछिए। करंट को कितने % इंक्रीज करा है? कौन कौन कर सकता है क्वेश्चन? बोलो फटाफट बताओ। डिसिपेटेड मतलब पावर पूछिए आपसे, जितनी पावर लॉस हुई है, पावर लॉस, पावर डिसिपेटेड। तो करंट के टर्म में कुछ कुछ बनाओ, सोचो। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, मतलब रेजिस्टेंस चेंज नहीं करा है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला होगा बेटा? I²R, ठीक है। अभी देख लेते हैं I²R। क्यों? इन्होंने कहा कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब आपका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला हो गया। वरना आप कोई मुझसे कह भी सकता है ना, सर V²/R लगा लो ना, तो वहां पे पोटेंशियल का आ जाएगा ना, क्योंकि आप करंट को कैसे चेंज कर रहे हो? पोटेंशियल को चेंज करके। तो आप ऐसा एक फॉर्मूला लो जिसमें एक वेरिएबल कांस्टेंट हो जाए, तो मैंने ऐसा ले लिया I²R। अब इसका मतलब मेरा जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है बेटे? I² के। पहले मेरा करंट मान लो I था, अब कितना हो गया है? 2I। I इनिशियल कितना था? I था, और अब क्योंकि उसने कहा 100% इंक्रीज करा है, तो करंट कितना हो गया बेटा? 2I हो गया है। तो पहले अगर पावर आपकी P थी, P इनिशियल इज इक्वल टू P थी, तो फाइनल पावर कितनी हो जाएगी बेटा? जल्दी बताओ। I² I फाइनल का स्क्वायर बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, I फाइनल का स्क्वायर बोले तो 2I का स्क्वायर बोले तो 4P हो गई। रुक जाओ, अभी सब्र करो। परसेंटेज चेंज बोलो, परसेंटेज चेंज कितनी आ जाएगी? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इज इक्वल टू, बोलो 4P माइनस P अपॉन P इंटू 300%। बोलो भाई, वापस आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन देखो आप, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ साइज इज 1/n टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 1/n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां मुझे एक क्वेश्चन और याद आया अभी अभी, आप कह देना कि सर एक क्वेश्चन आप बता रहे थे, अगर मैं भूल जाऊं तो, ठीक है। दो क्वेश्चन याद आए एक्चुअल में इससे रिलेटेड। पहले ये बताओ, एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ f है प्रोड्यूस अ रियल इमेज जिसकी साइज कितनी है? एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इसकी f है, प्रोड्यूस अ रियल इमेज जिसकी साइज कितनी है? 1/n टाइम्स। यानी क्या दे दिया आपको? और क्या बोला है? देखो रियल लिखा है, क्या लिखा है बेटा? रियल। रियल का मतलब ये मैग्निफिकेशन का दे रखा है आपको, तो 1/n और इसके आगे क्या लगाओगे? माइनस। रियल है तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक। इज इक्वल टू v, कॉन्वेक्स लेंस है ना, v अपॉन u। अगर मिरर होता तो माइनस v बाई u लगाते। तो यहां से क्या आप v की वैल्यू u के टर्म में निकाल पा रहे हो? बोलो भाई, कितनी आ जाएगी? नहीं, u इज इक्वल टू माइनस NV। या भाई u इज इक्वल टू माइनस NV, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट निकालना है। ऑब्जेक्ट निकालना है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहिए ना। हाँ, तो v नहीं, मुझे फिर v के टर्म में निकालनी पड़ेगी वैल्यू। माइनस u बाई n, माइनस u बाई n। फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v की जगह क्या लिख दूं मैं? 1/ माइनस u अपॉन n माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस n अपॉन u माइनस 1/u
इज इक्वल टू 1/f। यहां से क्या कॉमन ले लूं मैं, 1/u कॉमन ले लूं क्या, 1/u कॉमन ले लिया, -n-1। नितिन ठीक है, तो ये आपका आ गया, निकल गया। तो माइनस आप कॉमन ले लोगे, अगर इसमें देखो माइनस कॉमन ले लो तो बाहर कितना आ जाएगा आपका, f इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, u अपॉन माइनस का n+1। देखिए, अच्छा एक मिनट, क्या निकालना है मुझे, u निकालना है यार, तो बस तो यहीं पलट देते हैं इसे, f इज इक्वल टू u अपॉन माइनस का n+1। ठीक है, देखो मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया है, क्या कर रहा हूं यार मैं, कहीं और सोचने लगा था। ठीक है, तो पहले तो u निकाल लेता हूं मैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछी है भाई, कौन सा रॉकेट साइंस पूछ लिया इसने। f इधर लेते हैं आप, f इज इक्वल टू u इज इक्वल टू -n+1 इंटू f। ठीक है, ठीक है, हो गया। वो दिमाग मेरा कहीं और चला गया था, जब आप कहीं और सोचते हो ना तो फिर फोकस नहीं कर पाते हो, तो एक बार में इंसान एक ही जगह फोकस कर पाता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा रहा हूं फिर से, कि एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ f है प्रोड्यूस अ रियल इमेज। रियल इमेज आप क्या रहे, तो रियल इमेज की वजह से कौन सा साइन आया बेटा आपका, निगेटिव। साइज 1/n टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी आपको क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन दे रखा है, तो -1/n इज इक्वल टू v/u। यहां से आपने u की वैल्यू निकाली इन टर्म ऑफ v, उसके बाद आपने इस फॉर्मूले में रखी और इस फॉर्मूले में रख के आपने चुपचाप ये आंसर निकाल दिया। तो इस फॉर्म में आंसर आएगा, ध्यान रखेंगे, हो सकता है ये मल्टीपल चॉइस में आ जाए। हाँ, दो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था कि आपको बेटा हो सकता है, ये मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, कि आपसे पूछ ले 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता नहीं होता, और लेंस के लिए, और m इज इक्वल टू क्या होता है, v/u होता है। इतनी बात सबको पता है। आपसे वो कह सकता है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू बताओ इन टर्म ऑफ v एंड f, इन टर्म ऑफ v एंड f, और या आपसे कह सकता है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू बताओ इन टर्म ऑफ u एंड f। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, बताओ जल्दी से फटाफट, उस केस में क्या करोगे। ठीक है ना, m इन टर्म ऑफ u एंड f, पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, u एंड f, मैग्निफिकेशन होता क्या है, v/u होता है। अच्छा, v/u की वैल्यू निकालनी है मुझे, यानी मुझे किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, v को एलिमिनेट कर देता हूं, बोलो v को एलिमिनेट कर दो। तो मैं क्या करूं, पूरी इक्वेशन में से v से मल्टीप्लाई कर देता हूं, पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, v/v कितना हो गया, 1 हो गया, नहीं हो गया, ये क्या हो गया आपका, v/u हो गया, बराबर v/f। तो इसको आप इधर लेकर आओ, 1 - v/f इज इक्वल टू v/u। ठीक है, तो क्या आपके पास एक वैल्यू तो आ गई इन टर्म ऑफ v और f, ये तो आ गई आपके पास, लेकिन आपको क्या चाहिए, u एंड f चाहिए। u एंड f के लिए क्या करोगे आप, ये तो m है, बोलो v/u तो m है, तो ये आ गई वैल्यू आपकी मैग्निफिकेशन की। और अगर आपके पास लिखे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो u से मल्टीप्लाई करो, u से मल्टीप्लाई करो, u से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आ जाएगा u/v -1 इज इक्वल टू u/f। ठीक है, इसको उधर ले जाओ आप, u/v इज इक्वल टू u/f प्लस 1। इसको पहले आप एलसीएम ले लो, u प्लस f अपॉन f, कहेंगे अपॉन f, और u/v नहीं चाहिए मुझे, तो v/u चाहिए, इसको पलट दो तो ये भी पलट जाएगा u प्लस f, और ये क्या होता है आपका बेटा, मैग्निफिकेशन होता है। हो सकता है वो मिरर के लिए निकलवा ले फॉर्मूला, तो निकालना तो आगे कैसे निकालोगे, अगर u के लिए निकलवाए तो इस इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको v/u आ जाएगा, और अगर v के लिए निकलवाए तो v से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ गया v के लिए एक्सप्रेशन। तो v का भी मैं एक्सप्रेशन यहाँ लिख देता हूँ कि v/u यही m होगा, और f माइनस v/f। लो भाई, इस फॉर्मूला को याद मत करना, कभी सोचो मैं याद करके चला जाऊं, जबरदस्ती में अपने ब्रेन पे
एक प्रेशर और डालोगे, इसको निकालना सीख लो बस। निकालना तो आ गया, अब कैसे निकालोगे? अगर मिरर के लिए पूछ लेता 1/v + 1/u = 1/f, बस ये ध्यान रखना उस केस में। चलो मैं एक निकाल कर दिखा देता हूँ। अगर मिरर के लिए पूछ ले 1/v + 1/u = 1/f, तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं u से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई? u/v प्लस u/u और u/f। तो मुझे तो ये लिखना है, ये 1 हो गया तो u/f उधर जाके किसका हो जाएगा भाई? माइनस का। तो पहले निकाल लेते हैं u - f/f u/v। ये कितना हो जाएगा? v/u का निकालना है मुझे तो f/u - f। ठीक है, बट क्या ये मैग्निफिकेशन है मिरर का? नहीं भाई, ये मैग्निफिकेशन नहीं है। मैग्निफिकेशन तो क्या होता है? m = -v/u। अब आप यहाँ पे माइनस लगाकर अब v/u की वैल्यू लिखिए, u - f। बोलो। इसी तरीके से आप इन टर्म ऑफ v भी निकाल सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऐसे। तो ये मुझे क्वेश्चन बताना था आपको। लेंथ ऑफ द गिवन सिलिंड्रिकल वायर इंक्रीज बाय 100% ड्यू टू कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन द डायमीटर, चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। प्लीज, इस टाइप का मैं क्वेश्चन अब आपको करा चुका हूं, अब आपको खुद भी ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है। एट व्हाट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाइड फॉर हाउस? 220 और 50। वेरी गुड। वोल्टेज का क्या होता है? वोल्ट क्या होता है? वोल्ट सिनोमिनस किसके होता है? बताओ भाई। वोल्ट वोल्ट वोल्ट। ऊपर क्या होता है? वर्क, नीचे होता है चार्ज। जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, एक ही सब। ये न्यूटन है, नहीं जूल। 1 एम्पियर किसके होता है भैया? 1 एम्पियर चार्ज ऊपर है, नीचे टाइम है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज ऊपर टाइम नीचे, चार्ज ऊपर टाइम नीचे, चार्ज ऊपर टाइम नीचे। बोलो। ठीक है। अब रटोगे क्या? नहीं, डेफिनेशन से ही आंसर आएंगे। हाँ, ये आपके क्या आंसर आएगा इसका? 2 2 2 2 2 का कितना बनेगा? जल्दी बताओ फटाफट। 1 1 और 1 1 और 2 3। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका? 3 आएगा। ठीक है। इसके अब देखो आपसे क्या है, ए और बी के क्रॉस निकालना है, यानी इसको अपनी जगह पे रखोगे, ये दोनों सीरीज में 2 और 2 4, 4 का 2 के साथ इक्विवेलेंट बना लो। 4 × 2 4 + 2 8/6, बोले तो 4/3। तो चलो इसका आंसर आ गया। इसका देखो 2 और 2 4 का 2 के साथ अगेन कितना आ गया? बिल्कुल ये तो वैसा ही है। ठीक है, तो 4/3। 2 2 2 2 2 2 2 2 पैरेलल में है भाई। अरे सर तो सॉरी भाई निकाल लो, ऐसे में जल्दबाजी मत करो। 2 LCM 1 + 1 + 1, देखो बच्चों की तरह निकलवा रहा हूं तुम्हें मैं। 3/2, बट मुझे 1/R इक्विवेलेंट थोड़ी चाहिए, मुझे तो R इक्विवेलेंट चाहिए जो कि 2/3 आएगा। आपसे पूछता है कि मिनिमम रेजिस्टेंस किसका होगा? मिनिमम रेजिस्टेंस किसका होगा? मेरे ख्याल से इसी का होगा। ठीक है, और होना भी चाहिए। क्यों? सारे के सारे पैरेलल में है। इसमें 2 सीरीज में है, 2 सीरीज में है, 1 सीरीज में, जिसमें सारे पैरेलल में होंगे वही मिनिमम होगा। ये बता सकते हो। ए बी के क्रॉस बताना है, तो ये और ये ऊपर कितना भैया? 2 2 और 2, और फिर ये आपस में सब कैसे आ जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 2/3 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? ये देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, और 3 का 6 के साथ कितना आ रहा है? 3 का 6 के साथ कितना आ रहा है? 2। वोल्ट कितना है आपका? 10। आई निकाल पाओगे? आपके कुछ कौन से क्वेश्चन होते हैं, वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन रह गए 8-10। ठीक है, तो मैं कल की क्लास में आते ही पहले वो करा दूंगा, और आपको इनमें किसी में कोई डाउट हो तो आके पहले वो पूछ लेना। एग्जैक्ट 11:15 बजे आ जाना, ताकि हम 11 बजे क्लास एग्जैक्ट चालू कर दें आपकी। ठीक है भाई, पढ़ते रहें। यही इन चीज़ों को अच्छे से देखो, एनालाइज करना, विजुलाइज करना और रिवाइज करना बार बार। कोई नई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी आप नई बुक के चक्कर में पढ़ जाओ। NCERT और PYQ करके चले जाओ, सारा पेपर उसी में से आएगा, बात खत्म। ठीक है, ओके।